I am Binish Ansari, instructor of Pakistan Studies at tutoria.pk. So students, अब हम चैप्टर नंबर 1 के बी पार्ट की समरी को डिस्कस कर लेते हैं. So first of all we will be talking about the खिलाफत मूवमेंट, इवेंट्स एंड आउटकम्स. तो हमने बैकग्राउंड में सबसे पहले ये डिस्कस किया कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है विच स्टार्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918, उसके अंदर ब्रिटेन और उसके एलाइज को विक्ट्री हासिल हुई, जिसकी वजह से तमाम तर मुसलमान जो है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के, उन लोगों को एक सॉर्ट ऑफ फियर या डेंजर महसूस होना शुरू हो गया जो एरोगेंट प्लान्स थे एलाइज के ब्रिटिश के उनसे. इसकी वजह से क्या हुआ कि एक मूवमेंट जो है वो इमर्ज हुई जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट. इस मूवमेंट की सबसे अच्छी बात ये थी कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो हैं वो यूनाइटेड हो गए. एक और मूवमेंट इसके अंदर ही एक जो स्टार्ट हुई उसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुसलमानों ने इंटरेस्ट किया गांधी को, और गांधी ने सारा का सारा एक रोड मैप बनाया इस पूरे के पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. एक खिलाफत डेलीगेशन गई 1920 में जो कि हेडेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर थी, जो लंदन गए और वो बेसिकली चाहते थे कि वो अपने कंसर्न्स को शो करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि जी हमें वी हैव अ थ्रेट कि हमारी टर्किश एम्पायर जो है, टर्किश सल्तनत जो है, दैट इज़ अंडर अ ग्रेट थ्रेट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दे रिफ्यूज टू गिव एन ईयर. उसके रिजल्ट में जो इसके डिक्लेरेशन का फ़ायदा ये हुआ कि जो पब्लिक थी, जनरल पब्लिक थी, उनको एस्पिरेशंस और मुस्लिम्स की जो एस्पिरेशंस हैं उनके बारे में पता चल गया. नेक्स्ट कम्स द ट्रीटी ऑफ सर्विस. इसके अंदर बेसिकली जो टर्किश फेट है दैट वाज डिसाइडेड. जो एलाइड फोर्सेस हैं उन्होंने 1920 में स्ट्रिप ऑफ कर दिया टर्किश एम्पायर को. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इट वाज बेसिकली हेडेड बाय सम ऑफ द मुस्लिम लीडर्स, जिनमें शामिल हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना हज़रत मोहानी. और इनकी जो बहुत भरपूर जोशीली स्पीचेस थी उसकी वजह से जो सेंटिमेंट्स थे ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि जो हिंदूज़ थे वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. हड़ताल हुई 1920 में और इसके रिज़ल्ट में बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बायकॉट कर दिए कोर्ट्स को. स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए, अपने जो बाकी ऑफिशियल्स थे उन्होंने पोजीशंस छोड़ दी. इसके रिजल्ट में ये भी हुआ कि अली ब्रदर्स यानी कि मोहम्मद और शौकत अली जो हैं उनको कन्विक्ट कर दिया गया हाई ट्रेजन का और उन्हें 2 इयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट दे दी गई. नेक्स्ट कम्स द सिविल डिसोबीडियंस. तो 1921 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज़ हुआ. उसमें कहा गया, कॉल किया गया कि आप लोग जो हैं अपने टैक्सेस ना पे करें, और एक सॉर्ट ऑफ एक जेस्चर ऑफ डिसोबे टू द गवर्नमेंट स्टार्ट हुई. और इसके अंदर तकरीबन 30,000 पीपल वर कोर्ट अरेस्टेड. मोपला अपराइजिंग हुई. मोपला अपराइजिंग वाज, मोपलाज बेसिकली एक मुस्लिम कम्युनिटी है. 1921 में हिंदूज जो बिजनेस लॉर्ड्स थे हिंदूज के, वो और मोपलास का एक बहुत बड़ा क्लैश हो गया. और ये एक ऐसा टाइम था जिस वक्त खिलाफत मूवमेंट अपने पीक पे थी. तो अनफॉर्चुनेटली इसमें ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया. दे टुक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और मुस्लिम्स और हिंदूज़ के जो रॉयट्स थे उसके रिपोर्ट्स को उन्होंने एग्रीवेट करके उसको स्प्रेड किया, जिसकी वजह से मूवमेंट को एक बहुत बड़ा धचका लगा. नेक्स्ट कम्स द चोरा चोरी इंसिडेंट. 1922 में एक मॉब जो है, इनरेज्ड मॉब था, उसने एट द प्लेस ऑफ चोरा चोरी उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके नतीजे में तकरीबन 21 पुलिसमैन जो थे वो जिंदा जल गए थे. नेक्स्ट कम्स द सिविल डिसोबीडियंस कॉल्ड ऑफ. तो जो खिलाफत मूवमेंट थी इसको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला जब गांधी ने आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चलाना शुरू की थी उसको एकदम से कॉल ऑफ कर दिया. इस डिसीजन से जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको एक बहुत बड़ी आई ओपनर मिली और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो सडन प्लान उन्होंने अपना मुअत्तल कर दिया है खिलाफत मूवमेंट को लेके चलने का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रही थी, तो उन लोगों को ये समझ आना शुरू हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हिंदूज़ जो हैं उनको आप ट्रस्ट नहीं कर सके. एबोलिशन हो गई खिलाफत की और मुस्तफ़ा केमाल अटातुर्क टर्की में पावर में आ गए थे. और उसके अलावा खिलाफत मूवमेंट इस तरह तमाम तर सिचुएशन से गुज़र के अपने एंड पे आ गई.
लेकिन खिलाफत मूवमेंट का कुछ देवर सम एडवांटेजेस एज वेल। उसके अंदर ये था कि जो पॉपुलर मूवमेंट इमर्ज हुई सब कॉन्टिनेंट में, दैट वाज कमेंडेबल इन नेचर। मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो पब्लिक की ओपिनियन शेप कर सके। उसके अलावा लोगों में कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड फॉर्मुलेट होना शुरू हो गई। जो मुस्लिम्स थे उन्हें अपनी स्ट्रगल टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग एक मिलना शुरू हो गई। उसके अलावा इस मूवमेंट की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें ये समझ आना शुरू हो गई कि भाई हम यहाँ पर अपना ज़्यादातर रूल नहीं रख सकते या हम अपना कंट्रोल यहाँ पर उस तरह कायम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हिंदूज़ और मुस्लिम्स के अंदर अवेयरनेस आ गई है और खिलाफत मूवमेंट वॉज अ वेरी बिग स्टेप इन दिस। ऑन द अदर हैंड जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं जैसे कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, तो इन लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन था? सो दे व्यूड द होल सिनेरियो कि उन्हें वो मुसलमानों को ये उन्होंने कहा कि आप लोगों को एजिटेशन और इमोशनली जो भी पॉलिटिक्स है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जब फेलियर हुआ खिलाफत मूवमेंट का तो मुसलमानों को ये भी समझ आने लगी कि जो मुस्लिम हमारे लीडर्स हैं जैसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल, तो उनकी ये बात सही है और उनका मज़ीद कॉन्फिडेंस उनके ऊपर बढ़ गया। नेक्स्ट कम्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो लाहौर रेजोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पाकिस्तान के लिए। इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी टू नेशन थेरी। सो टू नेशन थेरी का क्या मतलब है कि पाकिस्तान की फॉर्मुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदूज़ और मुस्लिम्स आर इंटायरली टू सेपरेट नेशंस। उनके तौर तरीके, रहने सहने के, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, देयर एक्ट्स ऑफ वर्शिप और बाकी तमाम तर चीज़ें मुख्तलिफ हैं हिंदुओं से। तो इसलिए टू नेशन थेरी बिकेम द बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड कम्स द हिंदू एक्सट्रीमिज़म। जैसे भी डिस्कस्ड कि आर्या समाज और हिंदू उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का जो एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी हिंदुओं में, तो उससे ये मुसलमानों को पता चलना शुरू हुआ कि हमारा गुजारा जो है वो इंडियंस के साथ नहीं हो सकता और हिंदू जो है वो कभी भी मुसलमानों को एक्सेप्ट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट नहीं करेंगे। जैसे कि उनका ये स्लोगन था, एम्ब्रेस हिंदुइज्म और क्विट इंडिया। तो अल्लामा इकबाल ने भी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पेश करते हुए ये कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग जगह होना चाहिए। कांग्रेस का रूल जब हमने देखा तो उसके अंदर ये मुसलमानों को पता चला कि जो ऑप्रेसिव रूल था कांग्रेस का उसके अंदर कोई जगह नहीं थी मुसलमानों की। और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अनथक मेहनत की और 1937 के इलेक्शंस में हम क्योंकि फेल हो गए थे, बट जो 1945 से लेकर 1946 के इलेक्शन से उसके अंदर मुस्लिम लीग को पॉपुलैरिटी हासिल हुई। नेक्स्ट कम्स द एडॉप्शन ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। उसके अंदर जो रेजोल्यूशन थी दैट वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च। जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर मौलवी फजलुल हक हैं उनकी तरफ से ये एक रेजोल्यूशन स्टार्ट हुई जो कि एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बेस बनी। सेलिएंट फीचर्स उसमें ये थे कि मिनिमम डिमांड्स रखी गई थी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की एक पॉलिटिकल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। और पहले इनिशियली जब ये लाहौर रेजोल्यूशन तश्कील हुई तो इसकी जो डिमांड्स थी देवर वेरी मच एम्बिगुअस इन नेचर, यानी कि बहुत क्लियरली सेट फोर्थ नहीं हुई थी प्रिंसिपल्स। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो डेफिनेशन है पाकिस्तान की और पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो थी, फेडरल स्कीम डिसअप्रूव थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की गई, सेफ गार्ड्स ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स उनके प्रोटेक्ट होने चाहिए। और जो स्टेट सॉवरेनिटी की बात की गई तो उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि फुल कंट्रोल ऑफ डिफेंस होगा, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, कस्टम्स और इस तरह के तमाम तर सब्जेक्ट जो हैं उसके अंदर जो मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी है जब उन्होंने वो ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी इन सब्जेक्ट्स में एक्सेस होनी चाहिए, हमारे पास ये राइट्स होने ज़रूरी हैं। सो नेक्स्ट कम्स द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में जो ब्रिटिश को मिलिट्री सेटबैक हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। अब क्रिप्स मिशन की अच्छी बात ये है स्टूडेंट्स जो कि आपको याद रखनी है कि इस टाइम पे ब्रिटेन जो है वो मिलिट्री सेटबैक हुआ, सो दे वर ऑन अ नेगोशिएटिंग फ्रंट। तो वो चाहते थे कि किसी तरह हम कोई सोल्यूशन डिवाइस कर लें एंड दे वांटेड द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन दैट रिगार्ड।
और क्रिप्स मिशन में जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स है उनको भेजा गया। चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, उन्होंने भेजा उनको इंडिया में ताकि कोई एक पॉसिबल सोल्यूशन डिवाइस किया जा सके। बट एट दैट टाइम जो क्रिप्स प्रपोजल थे वो ना सिर्फ कांग्रेस ने उसको डिनाई किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस वक्त किसी भी हाल में उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर सकेंगे। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग भी सेम इसी फ्रंट पे थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मुसलमान जो हैं उनकी डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अप्रूव हो जाए। जब इलेक्शंस हुए 1945 टू 1946 तो मुस्लिम लीग को एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी हासिल हुई। मुस्लिम लीग वन दोज इलेक्शंस। देन कम्स द कैबिनेट मिशन प्लान जो कि मार्च 1946 में हुआ। ये बेसिकली एक लास्ट अटेम्प्ट समझ लें इंडियन फेडरेशन को यूनाइट करने के लिए थी। फेलियर हुए बहुत सारे इंडियन लीडरशिप के साथ। देवर डिफरेंट सेशन, 7 सेशन तकरीबन हुए, वो सारे के सारे फेल हो गए। देवर डिफरेंट प्रपोजल्स। उनमें पहला ये था कि एक इंडियन यूनियन बन जाए। नेक्स्ट वॉज द ग्रुपिंग स्कीम। तो ग्रुपिंग स्कीम में क्या था कि देवर बेसिकली 3 ग्रुप्स, ए बी सी। ए में यानी कि 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, बी में 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस और सी में 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो हैं वो डिवाइड किए जाए। नंबर 3 आता है इसमें इंटरनल इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोविंशियल ग्रुप्स। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बनवाने के डिवाइस किए गए। जो रिएक्शन था उसके अंदर गांधी वॉज नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये समझने की बात इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस ऑफ 1945 की, जिसके अंदर मुस्लिम लीग को बहुत एक अच्छी वोट से उन्हें विक्ट्री हासिल हुई थी। तो जो इंडियन कांग्रेस का एटीट्यूड था ये भी हमारे मद्देनज़र आता रहा साथ साथ कि गांधी वॉज नॉट इन एनी ही वॉज नॉट रेडी टू निगोशिएट, और उसने इस सारी की सारी जो प्रपोजल्स थी उसको बोल दिया एन अपील एंड एन एडवाइस, यानी कि इट वॉज नथिंग कंपल्सरी इन नेचर। और मुसलमानों को ग्रुपिंग स्कीम से कोई मसला नहीं था। इट वॉज बेसिकली अ रे ऑफ होप फॉर देम एंड दे वांटेड टू एक्सेप्ट दैट। नेक्स्ट कम्स द सिमला कॉन्फ्रेंस। वेवल ने इंडिया में जब वो आए एज अ वॉइस रॉय इन 1944, और जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने एक प्लान डिवाइस किया इंडियन प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए। उन्होंने तश्कील की वॉइस रॉयज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि तमाम तर इंडियन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर दी थी। उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई मुसलमानों के मेंबर्स को, और वेवल ने एक जो मैंने आपको बताया पार्टी तश्कील की, उसका असल नाम था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एट शिमला, और ये इट वाज हेल्ड इन जून 1945। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, तो उसके ऊपर ही मतलब ये शिमला कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया। कायद आज़म जो है ही टुक द प्ली दैट मुस्लिम लीग वाज द ओनली पार्टी दैट रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम्स एंड हैड एन एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक द अपॉइंटमेंट्स ऑन ऑल द सीट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जो प्रोमिसेस किए गए इस सारी की सारी प्रोसीजर में, तो वो उनको पूरी तरह फुलफ़िल नहीं किया गया, जिसकी वजह से फिर मुसलमानों को एक प्रोटेस्ट लॉन्च करनी पड़ी। यानी कि मुस्लिम लीग ने तमाम तर मुसलमानों को कॉल किया 16 अगस्त को, और उसका नाम रखा गया डायरेक्ट एक्शन डे। और इसके अंदर उन्होंने एक अपील की, गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट अपनी लॉन्च की, और उन्होंने अपनी जो ओहदे थे उनको छोड़ दिया ताकि एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च हो सके। ऑन द अदर हैंड इंडियंस का ये रिएक्शन उसके ऊपर आया कि दे स्टार्टेड रिएक्टिंग टू इट। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया कलकत्ता में, और हिंदू मुस्लिम क्लैशेस इमर्ज हो गए। सो नेक्स्ट कम्स द 3rd जून प्लान। तो 3rd जून प्लान में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ स्टेटमेंट्स दी, जिसके अंदर ये शामिल था कि जी इंडिपेंडेंस जून 1948 तक आ जाएगी, सब कॉन्टिनेंट में लेके आ जाएंगे, और तमाम तर पावर जो है वो शिफ्ट कर दी जाएंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वहाँ से छोड़ जाएगी। माउंटबेटन जो है उसको वॉइस रॉय बनाया गया एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय वेवल। So Mountbatten basically reached India in March 22nd, 1946. उन्होंने तमाम तर मैटर्स डिस्कस किए सारे लीडर्स के साथ, और एक ऐसा प्लान डिवाइस किया जिससे जो यूनाइटेड इंडिया है वो अब फर्दर डिवीज़न हो सके, एक इजी पार्टीशन प्लान डिवाइस किया जा सके जो कि तमाम तर लोगों के साथ वर्कआउट हो सके। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अंदर ये फाइनली डिस्कस किया गया कि किस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट बनाएगी, और ब्रिटिश क्राउन के अंडर अब इंडिया जो है वो नहीं रहेगा।
सो स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट आपका टॉपिक आता है इसके अंदर वो है इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। तमाम तर प्लान्स और सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान की इमर्जेंस यकीनी हो गई और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को आया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह took the position as the first governor general of पाकिस्तान। उसके अलावा जो डिफरेंट प्रोविंशियल असम्बलीज थी ऑफ पंजाब एंड बंगाल, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं और एक बहुत हैवी मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार थी कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज करें। सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी थे प्रोविंसेस के जिन्होंने ये डिमांड किया कि सेपरेट बाउंड्री कमीशन बनाई जाए और उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द सिंध असेंबली और बलूचिस्तान जो शाही जिरगा है, उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ होंगे। बाकी जगहें जैसे कि NWFP और डिस्ट्रिक्ट सिलहट है, उन्होंने भी फाइनली रेफरेंडम्स के बाद ये डिसीजन लिया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज का पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने इस चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आज के चैप्टर में हमने खिलाफत मूवमेंट से लेके टिल द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया है। ऑल द इवेंट्स, ऑल द हैपनिंग्स विच टुक प्लेस इन पाकिस्तान, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं आपकी बुक में जो मेंशन की गई हैं, वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू।